हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर एकदम सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन और ज़बरदस्त लेवल के साथ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं इस चैनल पर हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट की है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक का पहले ही चैप्टर हमने शुरू किया था, संबंध एवं फलन। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ये 5 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, इनके एक एक करके सोल्व करेंगे। तो हमें इनमें जो है संबंध का उदाहरण देना है जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। यानी ऐसा संबंध बताइए जो सम्मित तो हो लेकिन ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखिए, सॉल्यूशन पहले का। तो देखिए सबसे पहले हम एक संबंध बनाने से पहले हम एक समुच्च सेलेक्ट करते हैं कि समुच्च किस पर है। ठीक है, तो संबंध हमारा किस पर परिभाषित होगा? मान लीजिए हमारा समुच्च, माना समुच्च मान लेते हैं a बराबर 1, 2, 3। ठीक है, इसमें हमने मान लिया 3 एलिमेंट है। अब जो रिलेशन है यानी संबंध है, हमें बताना होगा ऐसा संबंध जो स्वतुल्य सम्मित तो हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो बताइए सम्मित की कंडीशन क्या होती है? कि सर सम्मित की कंडीशन ये होती है कि अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से भी रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, उसमें स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब नहीं होने चाहिए और संक्रामक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संबंध बता दीजिए, जैसे 1, 2 लिख दिया मैंने इसमें और 2, 1 लिख दिया। तो ये कैसा संबंध हो जाएगा? आपका सम्मित संबंध हो जाएगा। क्या इसमें आपको स्वतुल्य नजर आ रहा है? यानी 1, 1, 2, 2 नहीं आ रहा। क्या इसमें ऐसा रिलेशन आ रहा है कि 1 का 2 के साथ, 2 का किसी और के साथ? नहीं है ना। यानी इसमें ना तो संक्रामक है और ना ही इसमें स्वतुल्य है, केवल और केवल ये कैसा संबंध है? आपका सम्मित संबंध है। तो आप ऐसे लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अतः आर क्या है? स्वतुल्य नहीं है। तथा 1, 2 और 2, 1 तो बिलोंग करता है आर से, परंतु जो इसका पहले का दूसरे का तीसरा यानी 1 और 1 ये किस में नहीं है? आपके आर में नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः आर संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। और फिर कैसा हुआ? हम लिखेंगे तथा 1, 2 बिलोंग करता है आर से, वह और 2, 1 भी किससे बिलोंग करता है? आर से। अतः आर कैसा है? आर सम्मित है। ठीक है, आर कैसा है बच्चों? सम्मित है। और एक सम्मित संबंध है। तो यही हमसे पूछा था कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो केवल सम्मित हो, ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक। क्या हम 1, 2, 3 ले सकते हैं एलिमेंट? नहीं, और कोई से भी एलिमेंट ले सकते हो आप, लेकिन हमको संबंध ऐसा बनाना है केवल उसमें सम्मिति आना चाहिए। मान लीजिए 1, 2, 3 ना लेकर आप 4, 5, 6 ले लो, ये इसका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, जो इसका आर बनेगा वो क्या बनाओगे आप? 4 का 5 के साथ ले लेंगे तो 5 का 4 के साथ ले लेंगे। ठीक है, ये आर बन जाएगा। ना तो इसमें स्वतुल्य नजर आ रहा ना संक्रामक। तो जरूरी नहीं है आप यही एलिमेंट याद रखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। यानी कहने का मतलब है संक्रामक होना चाहिए केवल और केवल, ना तो आपका वो स्वतुल्य हो और ना ही वो सम्मित होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हमने एक सेट माना समुच्च जो है हमारा, समुच्च ले लेते हैं हम, आर ले लेते हैं। आर क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होगा समुच्च। क्या होता है ये? वास्तविक संख्या होगा समुच्च। वास्तविक संख्या होगा समुच्च। ठीक है, अच्छा संबंध क्या बनाएंगे? संबंध, तो संबंध जो आर बनेगा वो आपका कैसा होना चाहिए? केवल और केवल संक्रामक, यानी ना तो उसमें स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी दो कोई एलिमेंट है और इस प्रकार है कि ए जो है किससे छोटा है? बी से छोटा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए,
यदि मैं ए और बी की जगह कुछ और लेता हूँ, अब इसका दिखाएंगे कि कैसे ये संक्रामक है, ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित। तो अगर मैं स्वतुल्य की बात करूँ तो स्वतुल्य में क्या होगा कि 1, ए दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे, आर से, ठीक है। और ए मान लेते हैं इसको समुच ए, और ए किस में है आपका, आर में है। चलो ए जो है आर में है, यानी ए से छोटा हो सकता है क्या? कोई भी संख्या अपने आप से कभी छोटी नहीं हो सकती, बराबर तो हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है बिलोंग नहीं करता इसमें, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब यदि हम मान के चलेंगे बी बिलोंग करता है आर से, वह बी ए, क्या ये सत्य है कि ए बी से छोटा हो और बी भी ए से छोटा हो? भाई मान लीजिए ए की जगह मैं 1 ले लेता हूँ और बी की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, कि ए जो है बी से तो छोटा है, यानी 1 2 से छोटा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी ए से छोटा हो, यानी 2 आपका 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे ए बी तो सत्य है, आर में हो सकता है, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा नहीं है, आर सम्मित भी नहीं है। आर कैसा नहीं है बच्चों, सम्मित नहीं है, ठीक है। तो उसने यही पूछा था कि ना तो स्वतुल्य होना चाहिए और ना ही सम्मित होना चाहिए। अब हम ये दिखाएंगे कि संक्रामक कैसे है ये। तो संक्रामक के लिए हम 3 अवयव लेते हैं। मान लीजिए यदि ए बी आपका बिलोंग करता है आर से, किससे, आर से, वह बी सी बिलोंग करता है आपका आर से, तो जो आपका ए और सी है ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। कहने का मतलब ये है कि ए आपका छोटा है बी से तथा बी छोटा है किससे, सी से। तो मुझे बताइए कि यदि ए तो बी से छोटा और बी सी से छोटा, तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा? भाई ऐसे समझो, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ए बी से छोटा है, यानी बी अगर इतना है तो ए इतना होना चाहिए। इसका छोटे का मतलब क्या है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि ए सी से भी छोटा है? तो आप लिखेंगे ए जो है सी से छोटा है। तो तीनों कंडीशन लागू हो रही है कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा है। तो अतः लिखेंगे लास्ट में, अतः आर कैसा है, आर संक्रामक है। आर कैसा है बच्चों, संक्रामक है। तो हमसे जो उदाहरण पूछा था उसका प्रूफ हमने दे दिया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके आगे के पार्ट करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, यानी दूसरे वाले का अपोजिट है। उसमें क्या बोला था कि स्वतुल्य और सम्मित ना हो, इसमें बोला है कि स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसका अपोजिट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सेट मान लेते हैं, माना समुच। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, माना समुच। तो मान लीजिए समुच ए बराबर, उसमें 3 अवयव ले लेंगे, 1, 2, 3। अब इसका जो संबंध बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार है, संबंध और उसने बोला है कि केवल और केवल क्या होना चाहिए, वो स्वतुल्य तथा सम्मित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब होने चाहिए। तो स्वतुल्य में क्या लिखेंगे, 1, 1, 2, 2 और 3, यहाँ तक लिख दिया। अब सम्मित भी होना चाहिए, यानी अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, ऐसे। तो ध्यान से दीजिए, 1, 2, 3 इन्हीं से ही बनाना मुझे। तो 1, 2 लिख दिया, और अब क्या लिखूंगा, 2, 1, ठीक है। फिर 2, 3 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3, 2। उसके बाद 1 और 3 को ले लो, 1, 3 और फिर क्या लिखेंगे, 3, 1, ठीक है। इतना लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे चूंकि 1, 1 बिलोंग करता है आर से, अतः आर कैसा है, स्वतुल्य। आर कैसा बच्चों, स्वतुल्य है। चूंकि 1, 2 बिलोंग करता है आर से, वह 2, 1 भी किससे बिलोंग करता है, आर से, अतः आर कैसा है, सम्मित है। आर कैसा है बच्चों, सम्मित है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे संक्रामक चेक करना होगा तो संक्रामक में मैं 3 अवयव लूंगा, कि जैसे 1, 2 है तो 2, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ले लीजिए। जैसे 1, 2 ले लिया, अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, 2, 3 ले लीजिए। जैसे 1, 2 और 2, 3 है, तो 1 और 3 भी होना चाहिए उसमें। क्या उसमें 1, 3 है, 1, 3 इसमें 1, 3 दे रखा है। तो एक काम करिए, यहाँ तक इसको
हटा दीजिए, क्योंकि मुझे संक्रामक इसे नहीं बनाना, केवल और केवल मुझे क्या बनाना है, स्वतुल्य और सम्मित बनाना है। तो संक्रामक की कंडीशन अब यहाँ फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 1,2 और 2,3 तो है यहाँ पर, लेकिन 1,3 नहीं है। तो ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो लिखेंगे यहाँ पर 1, चूंकि 1,2 बिलोंग करता है आर से, वह 2,3 बिलोंग करता है आर से, बट परंतु जो 1 और 3 है, 1 और 3 है, ये आपका बिलोंग नहीं करता किससे, आर से। अतः और संक्रामक नहीं है। और कैसा नहीं है बच्चों, संक्रामक नहीं है। तो उसने यही पूछा था कि केवल और केवल वो स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो आप अपने तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हो। मैंने 1, 2, 3 लिया है, आप 4, 5, 6 ले लीजिए, कोई भी 3 ऐसी चीज ले लीजिए और उनका आपस में रिलेशन और एक दूसरे से रिलेशन, बस। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। चलो, ये जो है इसका अपोजिट है। ये क्या है, पहले में क्या था कि स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें बोल रहा है स्वतुल्य और संक्रामक होने चाहिए लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो इसका अपोजिट कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो मान लीजिए आपका जो समुच है, मानस समुच हम मान लेंगे ए बराबर आर मान लीजिए। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर हम एक संबंध लिखेंगे, संबंध। तो संबंध में क्या लिखेंगे, तो संबंध में ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, आर बराबर, इसको देख लीजिए एक बार, ए कोमा बी, तो ऐसे कार्तयुग्म है जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसे मान लीजिए। लेस देन इक्वल टू बी भी मान सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी मान सकते हैं। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों माना, ध्यान से देखिए, यदि लिखेंगे चूंकि ए कोमा ए का मतलब है कि ए से ही छोटा, ए से ही बड़ा या ए के बराबर। तो ए के बराबर तो हो सकता है ना, तो हम लिखेंगे ए कोमा ए बिलोंग करता है किससे, आर से। अतः आर कैसा है, स्वतुल्य है। आर कैसा है बच्चों, स्वतुल्य है। तो उसने स्वतुल्य और संक्रामक बोला है, सम्मित की कंडीशन नहीं बोली है। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, लेकिन परंतु बी कोमा ए बिलोंग नहीं करेगा किससे, आर से। हाउ, कैसे पॉसिबल है, देखिए ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब हो जाएगा कोई दो संख्याएं हैं जो ए बी से बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है या इसके बराबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी ए से बड़ा हो जाए, बी ए से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। जब ये ए बड़ा हो गया तो बी ए से कैसे बड़ा हो जाएगा, छोटा ही तो रहेगा ये। तो ये अपोजिट वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। तो हम लिखेंगे ए कोमा बी तो बिलोंग करता है आर से, परंतु बी कोमा ए बिलोंग नहीं करता आर से। अतः आर जो है सम्मित नहीं है। और कैसा नहीं है बच्चों, सम्मित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन जो संक्रामक की है, संक्रामक में क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, तथा बी कोमा सी बिलोंग करेगा आपका आर से, वह और ए और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आपका आर से। कैसे, देखे ध्यान से कि ए तो बड़ा है किससे, बी से, ठीक है, और बी बड़ा है किससे, सी से। बी किससे बड़ा है, सी से। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि ए सी से बड़ा है, हाँ है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए तो बड़ा है किससे, बी से, तथा बी बड़ा है किससे, सी से, और तब लिखेंगे है ना, तब आपका जो ए है वो सी से ही बड़ा हो जाएगा, है ना, ए जो है सी से बड़ा हो जाएगा। तो और कैसा है, और आपका संक्रामक है। और कैसा है बच्चों, संक्रामक है। अब देखिए इसमें बोला था केवल और केवल स्वतुल्य और संक्रामक होने चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य है हाँ, संक्रामक है बिल्कुल, और सम्मित नहीं है। तो इसका एक सटीक एग्जाम्पल बैठता है बिल्कुल। इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट इसका पार्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, यानी स्वतुल्य नहीं होना चाहिए आपके 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये नहीं होने चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं। तो इसमें सेट मान लेते हैं, माना समुच हम मान लेते हैं इसमें समुच ए बराबर 1, 2, 3। अब देखिए संबंध ऐसा होना चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए,
सममित और संक्रामक तो कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन स्वतुल्य की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो स्वतुल्य की कंडीशन होती है 1 1 2 2 3 3, तो उन्हीं को ही हटा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं लिखेंगे, तो 1 2 लिखेंगे इसमें और 2 1 लिख देंगे। ऐसे ही 1 3 लिख देंगे और 3 1 लिख देंगे और 2 3 लिख देंगे और 3 2 लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखें, अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 1 व 2 2 व 3 3 डज नॉट बिलोंग आर, यानी 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग नहीं कर रहे आर से, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब चूंकि 1 2 बिलोंग करता है आर से, वह 2 1 भी किससे बिलोंग करता है, आर से, अतः आर सम्मित है। आर कैसा है, सम्मित है। सम्मित की कंडीशन हो गई। अब किसकी लिखेंगे, संक्रामक की। तो संक्रामक में 3 अवयव लेंगे। मान लीजिए पहला 1 2 ले लिया हमने, फिर 2 के साथ किसी और के साथ ले लीजिए, 2 का 3 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ भी लेना होगा, ये रहा। तो अब लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, वह 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 1 3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, अतः आर संक्रामक है। और कैसा है, संक्रामक है। तो बहुत ही मैंने आसान आपको उदाहरण से समझाया है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे बुक में, इसका बहुत ही हार्ड सॉल्यूशन मिलेगा, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो मैंने आपको सारे 5 एग्जाम्पल बता दिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर पी क्यू इस सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो क्वेश्चन देखने पे आप डर गए हो, डर सा लग रहा होगा देख करके, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन जो है 2 हैं, इसमें ये मिक्स कर दिए गए हैं। यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ तक देखिए जो सिद्ध कीजिए है, ये हम संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। या तो आपका इतना क्वेश्चन आएगा, या अगर लॉन्ग में दे दिया वहाँ पर तो पूरा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा है लेकिन समझ कर करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसने बोला है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय मिल गया आपको। समुच्चय क्या है कि समतल में स्थित सभी बिंदु, तो मान लेंगे समुच्चय बराबर समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, यानी एक समतल में जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सभी बिंदुओं का सेट क्या है आपका, ए है। अब संबंध क्या है, संबंध जो है P और Q 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है या समान है। तो लिखेंगे संबंध R है आपका PQ सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बराबर है या समान है, बात एक ही। ठीक है, तो संबंध R क्या है आपका, बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। यानी कोई भी 2 अगर बिंदु लेने हैं तो दोनों की मूल बिंदु से दूरी इक्वल आएगी। मूल बिंदु क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये हमारा चतुर्थांश है, तो ये जो कट पॉइंट है दोनों अक्षों का, यही आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसको लिखते हैं 0 0। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अच्छा, कोई भी 2 बिंदु है, मान लीजिए P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों कैसी हैं आपकी, बराबर हैं।
इसने ये बोला है कोई भी दो बिंदु ऐसे लेने हैं कि हमें हर एक बिंदु बराबर होगा। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट मान ले हैं तो उसकी भी दूरी क्या आएगी, बराबर। यहाँ पर एक पॉइंट मान लें तो उसकी भी दूरी क्या आएगी, बराबर। तो इसी प्रकार एक सेट संबंध बना दिया। तो आपको सिद्ध करना है ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है, यानी वो सम्मित स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों संबंध होने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, एक ही बिंदु लेंगे कि मान लीजिए एक बिंदु P है, तो बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो उसी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी के बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी के बराबर आती है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनाना है इसमें कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होती है, के बराबर ही होती है। अतः P, P बिलोंग करेगा किससे, R से, तो आपका R कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अतः R स्वतुल्य है, तो R स्वतुल्य हो गया। अब R किसके लिए सिद्ध करेंगे, सम्मित के लिए। तो R सम्मित होना चाहिए, ये भी प्रूफ करना है सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए हम 2 पॉइंट मानेंगे। तो मान लीजिए यदि P और Q दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी किसके बराबर आएगी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार आपका जो बिंदु Q है वो भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी इन दोनों को अब पलट दो, पहले बिंदु Q वाली आ जाएगी। इसी प्रकार बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अर्थात Q और P भी किस में आएंगे, R में आएंगे ना, यानी PQ तो बिलोंग कर रहा है R से और साथ में QP भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से। अतः R सम्मित है, अतः R कैसा है बच्चों, सम्मित है। अब संक्रामक की बात होगी, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या सिद्ध करते हैं, 3 पॉइंट लेंगे, P, Q और S मान लेंगे अगला। तो P और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो PQ बिलोंग करेगा R से व QP भी बिलोंग करेगा R से। अतः जो P, यहाँ पर S मान लेते हैं, तो P और S भी किससे बिलोंग करेगा, R से। हाउ कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, Q की मूल बिंदु से दूरी S के मूल बिंदु के बराबर है। तो क्या P की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर आएगी, नहीं आएगी। भाई ऐसे समझो, जो P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है और Q की जो मूल बिंदु से दूरी है वो S के मूल बिंदु के बराबर है। तो क्या P की मूल बिंदु से दूरी S के मूल बिंदु से दूरी के बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो आप कहोगे सर आएगी। तो यही सब लिखना है आपको कि क्या लिखना है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी, तथा अब इसको लिखेंगे बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी, तथा अब क्या लिखेंगे, P की और S की लिखेंगे, यानी P की मूल बिंदु से दूरी और S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर आएगी, यानी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी
बराबर आएगी बिंदु S के मूल बिंदु से दूरी। तो अतः R कैसा है, संक्रामक भी है। R कैसा है बच्चों, संक्रामक है। तो R जब तीनों संबंध है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, तो हम इसे लिख सकते हैं R एक तुल्यता संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अब इससे आगे का सिद्ध करेंगे, यहां तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब इससे आगे लिखा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0। अब ये क्या है, इसका मतलब समझिए कि जो बिंदु P है उसका मान 0 0 नहीं होना चाहिए, यानी बिंदु P जो है मूल बिंदु नहीं है, मूल बिंदु को छोड़कर वो कोई भी बिंदु हो सकता है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बिंदु P जो ना तो मूल बिंदु ना हो, तो मूल बिंदु नहीं है तो और कहीं भी हो सकता है वो बिंदु, मान लेंगे यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ से जो दूरी है वो मूल बिंदु से दूरी जो है, और एक अन्य बिंदु है Q मान लेते हैं, तो उसकी भी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसे ही अगर मैं सारे बिंदु ले लूँ जिनकी दूरी मूल बिंदु से बराबर हो, ऐसे, और फिर एक और ऐसे आएगा बिंदु, और एक ऐसे बिंदु आएगा, और यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर ये डिस्टेंस थोड़ी छोटी कर लेंगे ना। तो ये सब क्या क्या, ये एक आप देख सकते हैं ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहे हैं, यानी अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिला दूं तो एक ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहे हैं जिनका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल करेंगे, तो यही तो सिद्ध करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 से संबंधित वह बिंदु, शुरुआत माना लिख लेना, माना बिंदु P से संबंधित वह बिंदु जिसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है, मूल बिंदु से दूरी बराबर है। ठीक है, तो मानेंगे, माना मूल बिंदु क्या है आपका, O मान लेंगे, माना मूल बिंदु 0 0 है। तो इस मूल बिंदु और इस P को मिलाने वाला जो रेखा बनेगा है, तब OP बनेगा। हाँ है ना भाई, इस मूल बिंदु P यानी O, मूल बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से, इस O और इस P को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी OP। और OP की जो वैल्यू आएगी, मान लेंगे कोई ना कोई इसकी लंबाई है, तो मानेंगे इसकी लंबाई है R, और R क्या है, एक अचर राशि है, यानी कांस्टेंट है। R एक अचर राशि है, अतः वे सभी बिंदु जो P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 से होकर जाते हैं एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेंगे, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र कहाँ पर होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा, मूल बिंदु पर है या होगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, तो ये मैंने आपको लिखकर बता दिया कैसे सिद्ध करना है। तो एक बार फिर से समझिए, यानी माना बिंदु P जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित वह बिंदु जिसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है, यानी ऐसे ही बिंदु और भी ले लेंगे जिसकी मूल बिंदु से दूरी सबकी बराबर है। तो ये जो OP की वैल्यू है, तो इसकी जो लंबाई आएगी, मान लेंगे R आएगी। ठीक है, हमने अपने पास से R मान लिया, आप K भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। R इसलिए माना क्योंकि R जो है वृत्त की त्रिज्या भी होती है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर ये R है तो ये भी R होगी, और इसकी भी वैल्यू R होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की वैल्यू R होगी, यानी सभी जो मूल बिंदु यहाँ पर सभी समान डिस्टेंस से खींचे गए बिंदुओं का
समुच्च बनेगा वो क्या बनाएगा, एक ऐसा वृत्त बनाएगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।